हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और कोशिश ये करती हूँ कि आपके जो भी मैं प्रश्न आपको दे रही हूँ तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होंगे। ठीक है, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए 2025 की क्लास नंबर 4 है और बाकी जो लास्ट हमारी क्लासेस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, 2025 की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। हालांकि मुझे इस बार मैं प्रश्न डालना भूल गई। जो मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पुटअप किए थे, बहुत बच्चों ने आंसर्स किए और राइट आंसर्स किए। ठीक है, हीगल का फुल नेम पूछा था और वो आपका सुतार जी का जो बनाया हुआ है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो किस डैम पर है। वैसे अगर हम बात करते हैं तो केवड़िया डैम, मैं यहाँ पे ओरल ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, और वैसे अगर नाम है तो सरदार सरोवर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम बात करते हैं हीगल के फुल नेम की तो क्या था, जॉर्ज विलियम फेडरिक हीगल। ठीक है, जर्मन के थे, ये आपके एक फिलोसोफर के रूप में जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप रिपीट देख रहे होंगे। ठीक, ये मैं पहले भी पुटअप कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ये उद्देश्य था कि मुझे आपको यहाँ पे पिक्चर शो करानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दोबारा रखा। ये पिक्चर्स इसके लिए क्योंकि अब जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्हांस हो चुकी हैं और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे कि किसके द्वारा बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या था, हाँ, और किस फॉर्म में है, मीडियम क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है और आज जो क्वांटिटी है प्रश्नों की वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 के आसपास है, तो वो आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पेंटिंग पथ का अंत किस पत्रिका में पहली बार छपा। ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है एंड रिपीट क्वेश्चन है। मुझे लगता है मैं 3rd या 4th टाइम आपसे ये पुटअप कर रही हूँ। इसका जो राइट आंसर है प्रवासी पत्रिका, पथ का अंत। यहाँ पे ऊंट की मतलब कंडीशन दिखाई गई है कि वो चीज़ों से इतना परेशान, और उसका ये जो यहाँ पे अगर आप केंद्रीय विद्यालय की बुक्स वगैरह, जब आप 12th की बुक ज़रूर पढ़िएगा, अगर आप मतलब सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी बुक्स मिल रही है ना, है ज़रूर मोटी, लेकिन वो एक दिन में आप पूरा ख़त्म कर लेंगे अंडरलाइन करके। उसमें इस चित्र को इतनी मार्मिकता से डिस्कस किया है, समझाया गया है कि उसमें जो आपके इसके भाव दिख रहे हैं कि मतलब जो ऊंट है वो गिर गया है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक की चीज़ों को सही रखने के लिए उठने की भरसक प्रयास में लगा हुआ है। ठीक है, तो शब्दों के चयन से ये समझ में आता है कि इस चित्र को बहुत मार्मिकता के साथ बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने आंदोलन चलाया था और बंगाल स्कूल को एक विश्व ख्याति प्राप्त कराई थी। ठीक है, तो ये कौन है, मिस्टर A.N. टैगोर, प्रवासी पत्रिका में छपा। अब थोड़ा थोड़ा डिस्कशन एज इट करेंगे। रूपम पत्रिका मिस्टर O.C. गांगुली के द्वारा प्रकाशित हुई। मॉडर्न रिव्यू मिस्टर रामानंद जी, और कुमार पत्रिका आपकी रविशंकर रावल। ठीक है, रविशंकर रावल, यम नचिकेता चंदापोली तोला रागिनी, और इन्होंने एक 20वीं शताब्दी 20वीं सदी पत्रिका में भी काम किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये जो रविशंकर रावल जी थे ये गुजरात के सेट्स वगैरह, फिल्म के सेट्स वगैरह भी डिजाइन करते थे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जे आर्ट्स कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, शिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। शिकारे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, टाइप करने में, तो गुलर नहीं है गुलेर। नेक्स्ट है आपका बसोली, जयपुर और चंबा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो गुलेर है, हरिपुर। ठीक है, गोवर्धन, यहाँ का जो शासक हुआ था वो कौन हुआ था, राजा गोवर्धन सिंह थे। कौन थे, गोवर्धन सिंह। यहीं पर आप दिलीप रंजन जी का भी नाम सुनते हैं, दिलीप रंजन, जिन्होंने रामायण के कितने चित्रों को छापा था, 14 चित्रों को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, भले ही आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछा गया, लेकिन ये प्रश्न बन चुका है। यहीं पर आप गुलेर में आप शुरू करेंगे क्या,
चित्रकारों के नाम, यहाँ पे पंडित सेओ का नाम आता है, जिनके कौन थे, मानकू और नैनसुख जसरोटा रियासत से जुड़े हुए थे। तो ये जो छोटी छोटी सी बारीकी है ये आपको पता होनी चाहिए, जिसके कारण आप एक जो पर्टिकुलर एक टॉपिक है उससे एटलीस्ट 10 से 15 प्रश्न आप स्वयं ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर, बसौली, चंबा अपनी अपनी स्पेशलिटी लिए। बसौली राजा भूपत पाल, वैसे अगर शासक राजा का नाम जिसके समय पे ये चरम काल में पहुंचा तो कौन थे, राजा कृपाल पाल थे। जयपुर सवाई जय सिंह ने बसाया था और उन्हीं के समय पे एक कौन चित्रकार हुआ था, साहिब राम, जो कि आदम का चित्रांकन किया करता था। ये है जरूर बेटा एक एक लाइन के, लेकिन ये सारी एक एक लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंबा के क्या रुमाल बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाराम किस शैली के कलाकार थे, हैं? ठीक है, मोलाराम किस शैली के कलाकार थे। पहली बात, मोलाराम जो थे, अगर हर जगह गूलर हो गया है, ठीक, मोलाराम आप बेसिकली अगर आप, मैंने क्या कहा कि अगर आप फिंगर या हाथों से छुपाएंगे नहीं तो आप फिर यहाँ पे पहाड़ी और गढ़वाल दोनों दिया है, दोनों में कंफ्यूज होंगे। लेकिन हमेशा क्या, बड़े साइज को छोड़ के छोटे साइज की तरफ भी ध्यान दीजिए। उसका नियरेस्ट प्लेस क्या है, गढ़वाल। क्या है, गढ़वाल। अब ये कौन थे, ये पहले ऐसे इतिहासकार हुए जिन्होंने अपने चित्रों के पीछे हस्ताक्षर करना प्रारंभ किया था, जिसके कारण हम आज इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, जाति की अगर बात करते हैं तो ये स्वर्णकार के रूप में थे। ठीक है, जाति क्या थी इनकी, स्वर्णकार के रूप में जाने गए हैं। गणराज्य वंश का इतिहास क्या था, गणराज्य वंश का इतिहास, ये इनकी लिखी हुई पुस्तक है। ठीक, अब ये नहीं कि फटाफट आंसर देखा पहाड़ी में टिक कर दिया। राजस्थानी शैली की हर एक शैली की जो सब कैटेगरीज है उसके अंतर्गत जितनी भी कैटेगरीज आ रही है, कौन सा वंश है, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगी, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके ही विषय में आप पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, एक ही साथ में लिख देती हूँ तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता होगा। ठीक है, गढ़वाल, मोलाराम कहाँ के थे, गढ़वाल शैली के अंतर्गत आते, जो कि पहाड़ी की एक सब कैटेगरी है। ठीक है, जो कि आपके 12 जो राज्य हैं, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, बिलासपुर, कश्मीर, तो ये भी आपको फिंगर टिप में याद होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये कौन सी शैली किसके अंतर्गत आती है ये भी पूछ लिया जाता है, या पहाड़ी शैली से भिन्न शैली कौन सी है, इसमें से राजस्थानी एक डाल दिया, मुगल डाल दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाया गया है। अब एक और ये है कि जितनी भी पर्सनालिटी यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, बनाई गई है, उसकी नंबरिंग भी पूछते हैं कि ठीक है कितने लोग इसमें टोटल थे, कितने व्यक्तियों का चित्रांकन हुआ है या मूर्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है श्रम की विजय बहुत फेमस स्कल्पचर है, जो कि आपको पता भी होगा, और जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं, जिनको गैलरी घूमने का शौक होगा, उन्होंने ये बाकायदा देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिचुएटेड है, ठीक है, पहली बात तो किसके द्वारा बनाया गया, एक मिनट, किसके द्वारा बनाया गया है, उसे देवी प्रसाद राय चौधरी। किसके द्वारा, देवी प्रसाद राय चौधरी। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि इनका डेट ऑफ बर्थ, जो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट है एज इट ग्रुप के या आपके समकालीन कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इनका क्या है, 1899 ताज हाट। अब मूर्तिकार तो ये वैसे भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि आप जब यहाँ पे फिगर्स देखेंगे, आप देखिए कि एक ये जो राजमिस्त्री है, एक पत्थर को, इसका उद्देश्य भी पूछा गया था कि ये जो ट्रायम्फ ऑफ लेबर है ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शा रहा है कि एक बड़े से पत्थर को उठाने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। ये जो जितने भी श्रमिक हैं, ये क्या एक पत्थर को उठाने की क्या बोलते हैं उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। और आप जो इनका मांसल शरीर देख रहे हैं, ये कितना
मतलब इतने भाव इसमें दिखाए गए हैं कि उतना ही प्रेशर, उतना ही फोर्स, एक एक चीज़ों को मतलब मसल्स वगैरह को वैसे ही इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आती है बेटा, 1954, ठीक है, 1954 में ये नगमा में बनी थी फर्स्टली। नेक्स्ट जो आएगी वो आपकी 1959 की है मरीना, ठीक है, मरीना ड्राइव, सॉरी मरीना बीच है, ठीक है, मरीना बीच चेन्नई, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। 1954 फ्रॉम नगमा, नगमा में बनी हुई है। नेक्स्ट आपकी है 1959 मरीन बीच, ये कहाँ का है, चेन्नई का है। अब अगर हम इनके विषय में थोड़ा सा जानेंगे तो इनको पद्म भूषण कब मिला, ठीक है, अवार्ड जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए फेमस पर्सनालिटी का, ठीक है। 1958 में इनको क्या मिला, पद्म भूषण। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं कि इनकी स्टोरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया था कि कौन सा कलाकार है जो कि नाविक भी था, निशानेबाज भी था और संगीतज्ञ भी था, ठीक है, कौन सा था, तो देवी प्रसाद राय चौधरी थे। अब इसी से एक प्रश्न बनेगा कि श्रम की विजय में कुल कितने व्यक्तियों को दिखाया गया है, कितने व्यक्तियों को दिखाया गया है, तो नंबर ऑफ ह्यूमन कितने, 1 2 3 4, कितनी क्या है, कितने लोग हैं, 4 लोगों को, यहाँ पे 4 राजमिस्त्रियों को दिखाया गया है। अब देखिए इनका मूर्ति में, जैसे कि ये एक श्रम की विजय हो गई, दांडी यात्रा हो गई, शहीद स्मारक हो गया जो कि आपका पटना वगैरह में, ये सारे स्कल्पचर बहुत अच्छे हैं। दुखिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था इनका, ठीक है। अब पेंटिंग की बात करते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मूर्तिकार के रूप में मूर्ति, और देखिए मूर्ति ऐसी बनाई क्योंकि ये रॉडिन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे, यहाँ पे लिखते हैं, प्रभावित थे रॉडिन से। इसलिए आप देखिए जो जिससे इंस्पायर होगा उसकी छवि को, उसकी चीज़ों को गेन करके अपनी चीज़ों में लाएगा। चित्रकारिता की बात करते हैं तो इन्होंने टेम्परा, जल, ऑयल, इनमें इन्होंने काम किया, जिसमें भूतिया औरत, भूटिया, ठीक है, भूटिया औरत, भूतिया नहीं है, भूटिया औरत हो गया, लेपचा राजकुमारी हो गया, ग्रीन एंड गोल्ड हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ये इन्होंने बहुत अच्छे चित्र में ढाला है। तो आप इनके चित्रों को भी जरूर देखिएगा और चित्रों को याद भी जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जो भी आर्टिस्ट हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अभी आज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सभी फेमस आर्टिस्ट हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर एक क्लास लेंगे और फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मैंने दोनों ही फोटोग्राफ्स लगा दी है, इसमें कुछ थोड़ा सा देखिए, ये जो बना है यहाँ पे प्रॉपर मिलता है, थोड़ा सा इसको और ऊपर करके शो कर रही हूँ, देखिए ये कितना, इसका ईयर जो लिखा हुआ है 1959, ये आपका कहाँ है, मरीना बीच चेन्नई के अंतर्गत है, जो कि आपका ब्रॉन्ज में है, ठीक है, ब्रॉन्ज यानी कांसा, क्या है, कांसा। कांसा का रेशियो क्या होता है, 90:7:3, ठीक है, 90:7:3, जस्ता और क्या बोलते हैं, टीन, इन सबको मिलाकर ये अलॉय बनाया जाता है। अब ये जो है, ये वाली जो स्कल्पचर है, ये आपका नगमा के अंदर बना हुआ है, ठीक है, दोनों ही फेमस है, दोनों ही अलग अलग जगह सिचुएटेड है। कभी कभी ऐसा होता है प्लेस भी पूछ सकता है। अच्छा, यहां मैंने ये नहीं लिखा था, ठीक है, 90:7% में है, +3, जस्ता, तांबा, जस्ता और टीन, ठीक है, ये इसका मिक्सचर है जिससे इन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में शांति घोषित ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। ये अगर हम टीजीटी की बात करेंगे बेटा तो यूपी टीजीटी के लिए ये प्रश्न अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है। ये जो है ये आपका केवीएस, ठीक है, ये जो प्रश्न है केवीएस का प्रश्न है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, इसका जो राइट आंसर, अब ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पंजाब में शांति घोषित
यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? यह चित्र किसके द्वारा है? मिस्टर गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। इनका जन्म कब हुआ था? 1867 कोलकाता जोडासाकू। ठीक है, कोलकाता का जोडासाकू। अब अगर हम बात करें कि 1922 में इन्हें स्टेला, ठीक है, स्टेला क्रैमरिश ने क्या कहा था? घनवादी कलाकार। क्या कहा था? घनवादी कलाकार सर्वप्रथम इन्होंने कहा था। और किस पत्रिका में इनके चित्रों को छापा था? रूपम। किसमें छापा था? रूपम पत्रिका में छापा था। तो यहां से आपके दो प्रश्न मिले। ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1867। कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ। 1922 में स्टेला क्रैमरिश ने इन्हें घनवादी, सर्वप्रथम घनवादी कहा था। अब ये व्यंग्य कलाकार भी थे। ये व्यंग्य चित्रकारी के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, व्यंग्य कलाकार, घनवादी कलाकार, और इन्होंने ग्राफिक में, लिथो में भी काम किया। ठीक है, जो माध्यम अपनाए जाते हैं, लिथो में भी इन्होंने काम किया है। लिथो में इन्होंने दो छापा बनाए थे। एक पहला है आपका जलपान। क्या है? पहला जनपान, और फिर दूसरा है ध्यानेश्वरी। क्या है? ध्यानेश्वरी। ये जो प्रश्न आया है ये आपका नेट का प्रश्न है, जो कि मुझे लगा आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी 1922 स्टेला क्रैमरिश ने घनवादी कहा। व्यंग्य कलाकार के रूप में, घनवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने लिथो में जलपान और ध्यानेश्वरी का चित्रांकन किया था। किस टेक्निक में किया था? लिथो में। बाकी इनके आप पुरी के टेम्पल्स, द ग्रुप ऑफ क्या था? पुरीज टेम्पल। ठीक है, और एक चीज इन्होंने एक फेयरी लैंड, अब जब इनके विषय में चर्चा हो रही है तो फेयरी लैंड एक चित्र था जिसमें इन्होंने गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड इंक का यूज किया है। ये आपके लिए चित्र इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर बाकी बाल डांसर हो गए, मीटिंग एट द स्टेयरकेस हो गया। हाँ, तो ये सारे जो चित्र हैं इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गगनेंद्र नाथ जी, अवनींद्र नाथ जी, रविंद्रनाथ जी, ये जितने भी आर्टिस्ट आपके ग्रुप के हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्या आपके कोलकाता, क्या 1890, और क्या आपके शिल्पी चक्र, क्या पैक ग्रुप। ठीक, इनके विषय में आपको थोड़ी थोड़ी सी भी जानकारी कहीं से भी मिलती है ना, उसको लिखो, लिख के याद करो। कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो। ये नहीं कि पूरी कहानी की तरीके से आप उन चीज़ों को लिख रहे हो। वन वर्ड्स में डालो, और वन वर्ड्स में आपको रेगुलर एक टाइम टेबल मेंटेन करिए। एक दिन वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी मेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्तिकार नहीं है? आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो नहीं है क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब होगा कि सभी तो मूर्तिकार हैं ही, इनका पर्यावरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है नेट में। महेंद्र पांड्या का है ना, पिंक मार्बल में बना हुआ है। यहाँ पे जो महेंद्र पांड्या, ये भी आपके स्कल्पचर आर्टिस्ट है। राम किंकर बैज, ये भी स्कल्पचर आर्टिस्ट है। देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में हम अभी पढ़ ही चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? रामेश्वरम ब्रूटा। कौन हुए? रामेश्वरम ब्रूटा। इनके लिए मैंने बताया था द एप सीरीज। ठीक है, द एप सीरीज, मेटाफॉर्मेस। ठीक है, मेटाफॉर्मेसिस, ये भी इनकी श्रृंखला है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन जो प्रसिद्धि का मार्ग बना वो है आपका द एप गोरिल्ला। लेकिन गोरिल्ला में सीरीज है। अगर सिर्फ गोरिल्ला आता है चारकोल पर तो वो पारितोष सेन का प्रमुख है। ठीक है, तो दोनों चीजों में डिफरेंसेस जरूर याद रखा करो बेटा। सीरीज आएगा द गोरिल्ला सीरीज के लिए, रामेश्वरम ब्रूटा फेमस है। इवन अगर गोरिल्ला का चित्र आ रहा है पेपर ऑन चारकोल में तो वो आपके पारितोष सेन है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मैन विद डॉग का मूर्तिकार की किस मूर्तिकार की रचना है? यहाँ पे एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ पे मैंने ये पेंटिंग लगाई है बेटा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो पेंटिंग हो सकता है थोड़ा सा ब्लर दिखे, बट दिस इज अ पेंटिंग। यहाँ पे जो पूछा गया है स्कल्पचर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति पूछी गई है। कॉपीराइट लगता है तो वो नहीं मिली, तो मैंने यहाँ पे उन्होंने
पेंटिंग भी बनाई है और मूर्ति भी बनाई है। आप देखते हैं यहाँ पे मैन विद डॉग मोस्ट वायरल प्रश्न है, हर जगह आता है और कॉमन ये आपको आता होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो ध्रुव मिस्त्री हैं। कौन है? ध्रुव मिस्त्री। अब अगर हम बात करते हैं, ध्रुव मिस्त्री मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा द फ्लगी, एक नाम आता है द फ्लजी, ठीक है। एक लेडी बैठी हुई है और वहाँ पे फाउंटेन, उसको द वुमेन रॉक भी कहते हैं, ठीक है। वुमेन रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ध्रुव मिस्त्री का है। ये थोड़ा सा अजीब सा बनाते थे। अगर आप इनकी मूर्तियों को देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहे हैं सिर्फ फिगर के चक्कर में, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें जब आप उनका स्कल्पचर देखेंगे तो आपको खुद एनालिसिस होगा। तो यहाँ मुझे पेंटिंग अवेलेबल हुई तो मैंने आपको यहाँ पे पेंटिंग दिखाई, ठीक है। मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री का है। अब ध्रुव मिस्त्री मूर्तिकार भी हैं और चित्रकारी भी गई, लेकिन प्रसिद्धि किसमें मिली? मूर्तिकार के रूप में, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? 1957। बेटा आप नोटिस करिए कि मैं कोशिश करती हूँ कि हर आर्टिस्ट का डेट ऑफ बर्थ जरूर मेंशन करती हूँ, ठीक है। जितना ईजिली वे में हो सकता है कि भले ही आप एक एक करके याद करो, लेकिन कभी कभी सुनी हुई स्टोरी भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। कहाँ पे पैदा हुए थे? गुजरात। अब नियरेस्ट प्लेस क्या है? कंजरी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है ध्रुव मिस्त्री, 1957 फ्रॉम गुजरात के कंजरी जिले में ये पैदा हुए थे। अब अगर इनकी मूर्तियां देखते हैं तो द फ्लजी, स्फिंक्स वगैरह भी है, द फ्लजी और है द वुमेन ऑफ रॉक, द वुमेन ऑफ रॉक, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है इसी की द रिवर, ठीक, द रिवर फ्लजी एंड द वुमेन ऑफ द रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर। किसका? ध्रुव मिस्त्री। ध्रुव मिस्त्री का पैदा हुआ 1957 फ्रॉम गुजरात एंड कंजरी, ओके। आप जयराम पटेल, कल मैंने डिस्कस किया था 1930 फ्रॉम गुजरात। राघव कनेरिया, राघव कनेरिया भी कौन है? मूर्तिकार है, 1936, ठीक है। 1936 में इनकी पैदाइश है। और ये आपके विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 बहेला। चलिए नेक्स्ट, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये कॉमन प्रश्न है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आपको पता है मुंबई में है। जब आप मुगल उगल पढ़ते हैं या चीजें पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी संग्रहित है, ठीक। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई के अंतर्गत ये स्थित है। यहाँ पे ये उद्देश्य लगाने का, ये आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में जब स्टार्टिंग होती है तो ये पिक्चर्स दिखाई जाती है। अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा चीजें कैच करते होगे तो ये पिक्चर जरूर दिखाई जाती है ना। अब आप ध्यान दोगे, जब मुंबई का सीन आएगा तो शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो अदर नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसलिए ये यहाँ पे पिक्चर लगाई गई थी कि इस प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम को हम छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 10 जनवरी 1922। अब 1922 आया। 1922 में आप सोचिए कौन कौन से मूर्तिकार हैं, ठीक है। कम से कम 5 मूर्तिकार के नाम बताइएगा। 2 मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अमरनाथ सहगल बहुत फेमस है, इनका क्या बोलते हैं, अनहर्ड क्राइज, अनसुनी चीखे वगैरह बहुत फेमस है। एमवीआर दावियार वाला, ठीक है, आदि एम दावियार वाला, ये भी 1922 के हैं। तो इस तरीके से कोरिलेट करके याद किया करिए कि क्या अभी जैसे रिसेंटली अभी आया 1922 में रूपम पत्रिका में जीएन टैगोर को स्टेला कैम्ब्रिज ने सर्वप्रथम घनवादी कलाकार कहा था। कब कहा था? 1922 में। तो इस तरीके से चीजों को कोरिलेट करिए और याद करिए। इसका जो अदर नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के रूप में जानते हैं। क्लियर? और बाकी ये जो है कोलकाता, पता ही आपको, भारतीय संग्रहालय, दिल्ली में नगमा है, हैदराबाद में वो सलार जंग, ठीक। चलिए नेक्स्ट, ओपन एयर रेस्टोरेंट किसका है? ओपन एयर रेस्टोरेंट, ये भी रिपीट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। रथिन मित्रा, ठीक है, रथिन मित्रा 1926 हावड़ा। और इनका एक स्केच भी है, इन्होंने स्केचिंग बहुत करी है, ठीक है। तो कोलकाता की एक विरासत,
मेरे शॉर्ट वीडियोस देखिएगा, उसमें ज़रूर मैंने इनका जिक्र किया है। कोलकाता की एक विरासत, पेंसिल ड्राइंग है, स्केचिंग किया हुआ है, ठीक है। स्केचिंग इनकी बहुत अच्छी थी, देखिएगा उन्होंने कोलकाता की भरपूर चित्रांकन किया है। रथिन मित्रा ओपन एयर रेस्टोरेंट, और ये आपका कोलकाता की एक विरासत, ठीक। हावड़ा में पैदा हुए यानी कोलकाता। किस ग्रुप से संबंधित है? कोलकाता ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे और भी नाम आए, अब मैं डिस्कस करूंगी तो फिर आप कंफ्यूज होगे, जबकि मैं रेगुलर डिस्कस करती हूँ और आप लोग भी फटाफट आंसर अपने दिमाग में सोचा गई, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए। जैसे ही वीडियो आता है या आप थोड़ा सा सोचते हैं कि मुझे सॉल्व करना है, तो आप फास्ट करके कॉपी पेन लीजिए, नंबरिंग करिए, टिक टिक लगाते जाइए कि अच्छा ये मुझे आता है, ये मेरा सही है, ये मेरा सही है। तो आपको खुद बहुत अच्छी मतलब फीलिंग महसूस होगी कि हाँ ये मुझे क्वेश्चन आते हैं। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, फास्ट फॉरवर्ड करिए, बस मार्किंग करिए, यहाँ पे अपना नंबरिंग लिखिए 1 2 3 राइट। जो गलत है या सही है तो कंटिन्यू सही सही के आंसर लेके, बस टाइम मत वेस्ट करिए। नेक्स्ट आपका जैसे गोपाल घोष बोहेमियन कलाकार 1913 शैलेंद्रनाथ डे के शिष्य थे। गणेश पाइन 1937 जिन्होंने कंठी विधि का आविष्कार किया था, जो फ्रांस के थे, ठीक है। और क्या बताया था मैंने कि मेलनकोलिया का कवि कहा गया है। अब ये बताइएगा किसने इन्हें मेलनकोलिया का कवि कहा है? अंधेरे का चित्रकार इन्हें कहा गया है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्राणनाथ मागो गुजरात पाकिस्तान कब पैदा हुए? 1923 रावलपिंडी यानी पाकिस्तान में जलियांवाला बाग, कैचिंग फिश। प्राणनाथ मागो की बहुत फेमस पेंटिंग है जलियांवाला बाग और कैचिंग फिश, दोनों ही आपकी पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस त्योहार से जल्लीकट्टू संबंधित है? जल्लीकट्टू किस त्योहार यानी किस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ है? ओणम, पोंगल, रथ यात्रा, बिहू। बिहू तो आपको पता है कि नृत्य है असम का। यहाँ पे जो राइट आंसर है पोंगल। कहां से जुड़ा हुआ है? टीबी यानी नहीं, टीबी तो मैंने ऐसे याद किया था, टीबी यानी भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ठीक है। ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसमें क्या होता है सबसे इंटरेस्टिंग, यहाँ आप समझ रहे हैं जल्लीकट्टू है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा बुल फाइट है। ये एक बहुत ही हॉरिबल गेम होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, स्पेन वगैरह का बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे उसी को हम किस भाषा से जानते हैं? जल्लीकट्टू के नाम से। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा लिखिएगा जरूर। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो अलग थोड़ा सा जाते हैं ना, वो आप कभी नहीं भूलते हैं, हमेशा याद रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, नंदलाल बसु के चित्रों का माध्यम क्या है? नंदलाल बोस के जो चित्र थे बेसिकली वाटर कलर में बनाते थे, वॉश में थे, लेकिन उनका अगर हम मानेंगे तो टेम्परा भी था, ठीक है। टेम्परा के लिए मुख्य रूप से जाने जाते थे, जल रंग एवं टेम्परा। द राइट आंसर इज जल रंग एंड टेम्परा। अब अगर आज का आपने YouTube में प्रश्न देखा हो तो सर ने एक प्रश्न पूछा है कि नंदलाल बोस जी के किस शिष्य ने पांडुलिपि, संविधान के पांडुलिपि को चित्रित करने में उनका सहयोग किया था, हेल्प करी थी? तो वो कौन थे? राम मनोहर। कौन थे? राम मनोहर जी। अब अगर हम नंदलाल बोस की बात करें 1882 या 83 में, ठीक है, 1882 या 83 में इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के मुंगेर में, ठीक है, बिहार के मुंगेर में इनका जन्म हुआ था, ठीक। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले पहले किसको मिले? पद्मश्री सुधीर रंजन खासगी 1957। नेक्स्ट आपके आते हैं फिर पद्मश्री के बाद, मतलब वैसे तो पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण यामिनी राय जी को 1955 में मिला, और इस सबसे ज्यादा पद्म विभूषण किसको मिला? कब मिला? इन्हीं को मिला 1954 में, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है।
चलिए आज आपका प्रश्न एक नया प्रश्न है, वो तो आपको 1922 के 5 आर्टिस्ट बताने, कोई भी हो सकते हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आज आपका क्वेश्चन, भूल गई मैं क्या मैं पूछने जा रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग था, चलो याद आता है तो पूछती हूँ फिर से, ठीक है। बहुत अच्छा था लेकिन इसके चक्कर में मैं भूल गई, चलो याद आता है तो बहुत अच्छा, एक नया था और अभी नहीं याद आ रहा। चलिए जयपुर शैली का चित्रकूट में भरत है बेटा, ठीक है, भारत नहीं है, भरत है, ठीक है। भरत का राम से मिलाप ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ठीक है। ऐसे ही एक चित्रांकन उनका भी है, कृपाल जी का भी है, ठीक है। हाँ, कृपाल जी भी देखिए 1922 के हैं, 1922 में इनका जन्म हुआ था। यहाँ जो आर्टिस्ट है उसका नाम है गुमान। कभी कभी क्या होता है, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो हो सकता है वही राइट आंसर होता हो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? गुमान। ये आपका केवीएस का प्रश्न है, किसका है? केवीएस का प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है गुमान। साहिब राम, ठीक है, साहिब राम जयपुर के ही हैं। नानक राम आपके किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आते हैं। निहाल चंद्र में नानक राम के वंशज, रामनाथ वगैरह, ठीक है। और नौका विहार से अगर रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, नौका विहार सबसे ज्यादा कहाँ पे थी? रात्रि का अंकन सबसे ज्यादा कहाँ? किशनगढ़ शैली में हुआ। लाल चितेरा ये भी आपका जयपुर शैली का ही। आप साहिब राम की बात करें, यहाँ नहीं लिखूंगी वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। साहिब राम आदमकद के लिए जाने जाते थे। साहिब दीन अलग हैं, साहिब राम अलग हैं। साहिब राम आप इनमें पढ़ते हैं जयपुर के अंतर्गत, ठीक है, जो कि आदमकद चित्रांकन करते थे। यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका गुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री वुमेन किसकी पेंटिंग है? थ्री वुमेन किसकी पेंटिंग है? आप ऐसे हाथ रखिए, आप थ्री वुमेन दो लोगों की याद आएगी, किसकी किसकी? यामिनी राय की और अमृता शेरगिल, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका, यहाँ यामिनी राय है नहीं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल 1913 कब पैदा हुई? 1913, हंगेरियन थी, ठीक है, हंगरी बुडापेस्ट, हंगरी बुडापेस्ट, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था बेटा? कला का संबंध आत्मा से है, कला का संबंध दिख रहा है ना, आत्मा से है, ये इनका स्टेटमेंट था। 1941 में इनका डेथ हुआ था, 1941 में इनका डेथ हुआ था, ठीक। अब 1941 में और क्या हुआ था? रविंद्रनाथ जी का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, अमृता शेरगिल की पेंटिंग कैसी थी? डिप्रेसिव, ठीक है, अवसाद वाले रंग, यानी हमेशा क्योंकि इन्होंने ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको मॉडलिंग के लिए चूज किया था, तो वैसे ही परिधान, वैसे ही कलर और रंगों में रेड कलर की अधिकता ज्यादा थी, ठीक है। तो उसमें दुख अवसाद को इन्होंने बहुत ज्यादा झलकाया है, ठीक है। अब हल्दी ग्राइंडर हो गया, हिल वुमेन हो गया, हिल मैन हो गया, और ये इनकी पेंटिंग्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। स्टोरी टेलर मैंने डाली है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे महंगी पेंटिंग इनकी बिकी थी 1937 के आसपास। अब अमृता शेरगिल, एक चीज़ और, यहाँ पे इनकी पुण्यतिथि 1913, ठीक है। तो पुण्यतिथि कब मानी जाएगी? 2013, जो कि इंटरनेशनल डे के रूप में हम जानते हैं। यूनेस्को द्वारा, ठीक है, 2013 को अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल डे घोषित किया था, ठीक है, अनाउंस किया था कब? 2013 को। ओके, चलो इनके लिए अभी के लिए इतना ही इनफ है। नेक्स्ट, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो बाबर की, देखिए, जब अगर हम मुगल में स्थापत्य की सबसे पहली बात करते हैं तो वहां शाहजहां नहीं आएगा। अगर स्थापत्य सर्वप्रथम देखा गया है तो वो बाबर के द्वारा निर्मित चीज़ों में, मस्जिदों में देखा गया है, जो कि सबसे पहली इनकी जो पहली मस्जिद निर्मित हुई थी, स्थापत्य का एक सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में हम जानते हैं, वो कहाँ का है?
पानीपत। इसके बाद इन्होंने 3 जगह और भी बनाई थी। रुहेल संभलगढ़ का है, ज्योमेट्रिक रूप में बनाया था। लोधी मस्जिद आगरा के अंतर्गत इन्होंने एक मस्जिद बनाई थी। तो कुल 4 इनकी इमारतें, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली पूछी गई है तो ये आपकी फर्स्ट स्कल्पचर में, वह फर्स्ट वास्तु में आता है। कहाँ का? पानीपत की मस्जिद। ठीक है, बाबर, इनको एक उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे बात हो रही है उपाधि की। ठीक है, क्या थी उपाधि? गाजी और कलंदर। ठीक है, गाजी और कलंदर की उपाधियां इनको दी गई थी। मुबाइयों की खोज इन्होंने करी थी। इनके कुछ जो काव्य पद्य शैली है वो दीवाने के नाम से मतलब विश्वविख्यात है, पढ़ी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए, क्योंकि मुबाइयां वाला और ये कलंदर वाला प्रश्न आ चुका है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। मिर्जा घियात निम्नलिखित में से किस इमारत के प्रमुख वास्तुकार हैं? अब बहुत ज़्यादा डिटेल में वैसे नहीं जाएंगे, इधर आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पहले करते हैं। ठीक है, हुमायूं का गुंबद। क्या है इसका आंसर? हुमायूं का गुंबद। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ठीक है, जो राइट आंसर है बेटा हुमायूं का गुंबद। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। आप इसी से कोरिलेट करके ये याद कर लीजिएगा कि हुमायूं का गुंबद के वास्तुकार कौन है। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, मिर्जा घियात। ठीक है, अब कुतुब मीनार आपका किसका द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा आरंभ किया गया है। खत्म करने की बात आती है तो इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश की बात आई तो इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन, ठीक है, उसके लिए सुल्तानगढ़ी का जो मस्जिद है 1231 में बनी थी, जो कि उसने अपने बेटे के लिए बनाई थी। तो इसी तरीके से चीज़ों को कोरिलेट करिए और उसको याद करिए। ताजमहल का प्रश्न आ चुका है। ताजमहल कितने वर्षों में बनके तैयार हुआ था? तो कितने वर्ष थे? 22 ईयर्स। ठीक है, कुतुब मीनार के लिए भी आया था कि किसका बना है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जामा मस्जिद दिल्ली, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली, ये भी पूछी जा सकती है कि जामा मस्जिद कहाँ पर है। तो कहाँ है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टाइगर इन अ मूनलाइट 1978 किस कलाकार के द्वारा बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी, फरीदपुर, 1939, फरीदपुर। आप जोगेन चौधरी के लिए एक चीज लाइन लिखिए बेटा, यहाँ पे आप कंफ्यूजन मतलब स्थिति मत लाइएगा। गैलरी 26, गैलरी 26 मैंने आपको बीसी सान्याल बताया है। ठीक है, तो बीसी सान्याल प्लस आपका जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी दोनों के नाम याद रखिएगा। अगर बेसिकली बात करते हैं तो बीसी सान्याल ऑफ कोर्स ये उनसे 1902 के आसपास के हैं। ठीक है, तो बीसी सान्याल का महत्व ज्यादा है। हाँ, हो सकता है कि हेल्पिंग हैंड या उसके बाद जो देख रेख का वो रहता है वो उसमें दिया गया हो, लेकिन दोनों का नाम गैलरी 26 में आता है। ये कंट्रोवर्सी नहीं होगी कि दोनों ही ऑप्शन एक साथ हो, या तो जोगेन चौधरी मेंशन होंगे या तो बीसी सान्याल जी मेंशन होंगे। इतना क्लियर? जोगेन चौधरी, टाइगर इन अ मूनलाइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुपम सूद इस समय बहुत चलन में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 1944 के आसपास पंजाब में पैदा हुए थे। दीवारों के सरोकार, इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ओलंपिया इन्होंने बनाई थी कॉपी करके। राम किंकर बैच एज यूजुअल फेमस पर्सनालिटी है, इन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते। 1906 में इनका पैदाइश हुआ था। 6 और 10 ऑब्लिक करके चलता है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी। ठीक, तो ये फिर कॉमन चीज मैंने बताई कि आपको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से यमुना नदी का वाहन। हाँ, अब मुझे वो क्वेश्चन याद आया कि मुझे आपसे क्या क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, यमुना नदी का वाहन क्या है? तो यमुना नदी, कुर्म वाहिनी यमुना, मकर वाहिनी गंगा। अब इसको ऐसे भी याद करिएगा, आप लोग जो मेरे वीडियो देखते होंगे कॉमन लगते होंगे। ठीक है, यमुना नदी आपकी किसमें? कछुआ।
कहा जाता है कि गंगा बहुत शांत रहती है, लेकिन गंगा शांत रहती है तो उनका जो वाहन है वो बहुत ही एग्रेसिव है, मगरमच्छ। और यमुना को चंचल की संज्ञा दी गई है कि यमुना जो है वो बहुत ही ज्यादा चंचल है, शोर युक्त है, तो उसका जो वाहन है वो कैसा है, शांत है। ठीक, अब आप समझ रहे हैं ना कि मगरमच्छ एग्रेसिव और ये कैसा, कछुआ शांत, तो यमुना का कछुआ है। अब आपके लिए प्रश्न आता है चामुंडा देवी का वाहन क्या है, ये आपका आज का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ द आर्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये है आपका G.H. गॉम्ब्रिज। ठीक है, G.H. गॉम्ब्रिज, ये इनका जो है ये फर्स्ट एडिशन है बेटा। ठीक है, क्या है ये, फर्स्ट एडिशन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी बुक्स इसी नाम से लिखी, लेकिन दिस इज द फर्स्ट एडिशन फ्रॉम मिस्टर G.H. गॉम्ब्रिज। ठीक, अब यहाँ पे बॉर्डरिक के लिए प्रीहिस्टोरिक इंडिया आता है, क्या आता है, प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, और स्टुअर्ट पिगार्ड के लिए प्रीहिस्टोरिक इंडिया आता है। स्टेला क्रैमरिज द एक्सप्लोरर टेम्पल करके इनकी बुक्स है, इनकी तो बहुत सारी बुक्स फेमस है, इसलिए जितनी भी आपको बुक्स मिल रही हैं, अगर ये आर्टिस्ट आ रहे तो आपको ये याद होना चाहिए कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, बॉर्डरिक की पुस्तक में प्रीहिस्टोरिक के 3 ऐसे चित्रों को जगह मिली है, वो जो कौन कौन से चित्र हैं वो आप बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध कलाकार एन पुष्पमाला ने कहां से मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त करी। आप देखिएगा ये जो है ये स्वयं मॉडलिंग करती हैं, फोटोग्राफी इनका पैशन है, मूर्तिकार की भी शिक्षा इन्होंने ली, लेकिन बाद में जो बेसिकली इनका पब्लिसिटी स्टंट रहा है वो रहा है फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी, मॉडलिंग, और ये पिक्चर्स नहीं बनाती हैं, ये खुद मॉडलिंग करती हैं। आप देख रहे हैं चश्मा पहने और लक्ष्मी का रूप धारण किए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने भारत माता वगैरह, क्या है, इन्होंने भारत माता या और भी देवियों के, या आप देखते हैं ना जब हम मूर्तियां बनाते हैं तो हम मेजर करते हैं, इस तरीके का इन्होंने वर्क किया है, पिक्चराइजेशन किया है, उसमें मॉडलिंग करी है। ठीक, तो ये स्वयं करती, ये इनकी एक स्पेशलिटी है कि एन पुष्पमाला स्वयं को ही रिप्रेजेंट करती हैं एज अ मॉडल। एन पुष्पमाला 1956, ठीक है, बड़ौदा में पुष्पमाला ने मूर्ति कला की, ये देखिएगा मूर्ति कला की शिक्षा इन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से ली है। कहां से ली है, बड़ौदा से। 1956 में पैदा हुई है, कहां पे, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर या बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ है, शिक्षा दीक्षा इनकी बड़ौदा आर्ट्स कॉलेज में हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग लेडी है, जिसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये स्वयं यानी सेल्फ मॉडलिंग करती है अपने फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 20, निहाल चंद्र कहां से संबंधित है। निहाल चंद्र वेरी कॉमन क्वेश्चन, राजस्थानी कला से संबंधित है। कहां से, राजस्थानी के अंतर्गत किशनगढ़ शैली के उसमें आती है बनी ठनी। 5 मई 1973 में डाक टिकट के रूप में छपी थी, और इनका नाम क्या था, जरीना। क्या नाम था, जरीना। अब यहाँ पे एक आते हैं राज सिंह, जिनका 33 ग्रंथ फेमस हैं। ठीक, तो बस इसी तरीके से कोरिलेट करिए और याद करिए। नेक्स्ट, बूंदी शैली, ये सब कॉमन प्रश्न है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बूंदी शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था, प्रमुख विषय रागमाला था। क्या था, रागमाला था। प्राकृतिक चित्रण जो हुआ वो ओवरऑल पहाड़ी में लेके चलते हैं, नायक नायिका का अंकन। ठीक है, अब राजस्थानी की बात करेंगे तो वहां पे राग रागनियों का अंकन है, और शिकार का जो दृश्य है वो कहाँ का है, कोटा। ठीक है, जो यहाँ का राइट आंसर है वो है रागमाला राग दीपक। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधीर पटवर्धन जाने जाते हैं। आप देखो मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे नहीं पता कि आपको कंफ्यूजन जा रही है अभी। चलो ठीक है, आप है सुधीर पटवर्धन जाने जाते हैं। आप देखो मुझे क्या कंफ्यूजन होती है, सुधीर पटवर्धन, सुदर्शन पटनायक, ये दोनों नाम
मुझे इतने मतलब आपसी जैसे लगते हैं कि पता लगा उसका राइट आंसर उसमें चला गया और उसका राइट आंसर उसमें चला गया। तो बहुत कॉन्शियस होके नेम को स्टडी करना, ठीक है। सुधीर पटवर्धन, सुधीर पटवर्धन किस रूप में जाने जाते हैं? तो सुधीर पटवर्धन पेंटर के रूप में, चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्रांकन इन्होंने बहुत किया है, जलरंग में काम करते हैं, ठीक। आप इनका जन्म कब हुआ है सुधीर पटवर्धन का? 1949 महाराष्ट्र। इन्होंने बेसिकली कैसी भी शिक्षा कहीं से नहीं ली है, इन्होंने सेल्फ स्टडी किया है और सेल्फ का क्रिएशन है, ठीक। अब इनके लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, मैं अभी उसमें बताना भूल गई, एन पुष्पमाला में भूपेन खक्कर ने उन्होंने बहुत प्रेरित किया था फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो ये भी याद होना चाहिए कि एन पुष्पमाला को फोटोग्राफी के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो भूपेन खक्कर, ठीक। अब यहाँ पे जैसे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, 1949 में महाराष्ट्र में ये पैदा हुए। इन्होंने कहीं से कोई भी वैसी शिक्षा नहीं ली। मुंबई लोकल ट्रेन, ये प्रश्न 2016 में आपका पूछा गया था कि कौन सा चित्रकार है जो मुंबई की लोकल ट्रेनों को चित्रांकन करता है, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रोल प्ले होता है, ये रेडियोलॉजिस्ट है, ठीक है। दिस इज अ डॉक्टर, ठीक। ये क्या है, ये नोट में डालिएगा, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करते हैं, दैट्स कॉल्ड द रेडियोलॉजिस्ट। ये पेशे से आपके रेडियोलॉजिस्ट के रूप में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोम। मोम यानी यहाँ पे वैक्स का मतलब है, ठीक है बेटा, वैक्स, मोम, ठीक, मोमबत्ती वाला मोम। मोम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस विधा में किया जाता है? ऑफ कोर्स ये पता होगा, बाटिक है। किसमें है? बाटिक है, जिसमें कि बांधनी वगैरह बनाया जाता है। कोलाज आपको पता है, कागजों की कतरन के द्वारा। मोजाइक कला आपको पता ही है, ठीक है, जो छोटे छोटे पत्थरों का चित्रांकन होता है, मोजाइक कला के रूप में जाना जाता है। बाट भित्ति चित्र, एजेट म्यूरल, जो कि आप अजंता वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मंदिर, छवि देख लीजिएगा, मंदिर की छवि जरूर देखिएगा। गुप्तकालीन सपाट छत वाला तिगवा का मंदिर कौन सा है? संरचना युक्त सपाट छत, ठीक है, जिसमें पिरामिड होता है या कुछ और चीजें इंडिकेट करी जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे देता है। गुप्तकालीन सपाट छत वाला जो तिगवा का विष्णु मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? विष्णु का जो मंदिर है ये आपका जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में। ये बेसिकली अगर बात करते हैं बेटा तो विष्णु जी को ही समर्पित है, लेकिन यहाँ पे चामुंडा जी और अन्य देवी देवताओं का भी अंकन है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चामुंडा एवं अन्य देवी देवता, उनकी भी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई। लेकिन अगर ओवरऑल किस देवता को समर्पित है तो ओवरऑल आपका विष्णु जी को समर्पित है। देखिए यहाँ पे कोई भी पिरामिड नहीं है, कोई भी राउंड गुंबद टाइप का नहीं है, कोई भी सर्कल नहीं है। ये कैसा है? सपाट छत वाला मंदिर है। कहाँ पे? तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर। अब यहाँ झांसी की बात आई तो झांसी का कौन सा है? दशावतार मंदिर, ठीक है। दशावतारीन मंदिर जो कि गुप्तकालीन का है, 5वीं शताब्दी का बना, किसी किसी बुक में 6ठी शताब्दी भी, लेकिन ललितपुर के झांसी में है दशावतार मंदिर, जहाँ पे वो नेट में क्वेश्चन आया था विष्णु जी का, ठीक है, शयनशाही करके था। कानपुर का भीतर गांव वाला फेमस है। रायपुर आपके छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? प्रथम प्रिंसिपल, ऐसे नाम तो बहुत सारे आते हैं, ग्रैंड सोलोमन भी आता है, ठीक है, और क्या नाम है, स्कूल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो बेटा उसका एस्टैब्लिशमेंट भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम आपके वहाँ के प्रिंसिपल कौन बने? हालांकि ये मिथ भी एक तरीके से है कि जो वुड किपलिंग है, हालांकि यहाँ के जो राइट आंसर है ये लॉक वुड किपलिंग है, जो कि यहाँ पे प्रथम रूप से प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक। अब अगर
हाँ, चार्ल्स जिरार्ड का भी नाम आता है, ग्रैंड सोलोमन का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? प्रथम। तो प्रथम की जब बात करेंगे तो लॉकवुड किपलिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ईवी हेवल तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलमंडल नामक कला गांव की स्थापना किसने करी थी? चोलमंडल गांव की स्थापना मिस्टर केसीएस पन्नीकर ने करी थी। केसीएस पन्नीकर का जन्म 1911, ठीक है, कोयम्बटूर, ठीक है, 1911 कोयम्बटूर। अब आता है चोल मंडल की स्थापना किसने करी? केसीएस पन्नीकर ने। कब करी? 1966 में। चोल मंडल क्या था? एक चित्रकारों का एक समूह, एक गांव के रूप में हम उसे जानते थे। अब अगर हम बात करते हैं पीपीए और पीपीएम, ठीक है, पीपीए इन्होंने बनाया था 1944 में, हाँ ठीक है, प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन। जब पहले लोगों को संगठित किया, कब संगठित किया? 1944 में। और उसके बाद इन्होंने चोल मंडल की स्थापना करी अप्रैल, कब किया? यहाँ पे अप्रैल डालिएगा, ठीक है, अप्रैल 1966 में इन्होंने चोल मंडल गांव को एस्टैब्लिश किया। अब अगर हम बात करते हैं PPM, that is a very different and very important. PPM है प्रोग्रेसिव पेंटर मूवमेंट, प्रोग्रेसिव पेंटर, M फॉर आपका मूवमेंट हो गया, जो कि आपके आंदोलन को शो करता है। यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर स्वामीनाथन, ठीक है, क्या है? स्वामीनाथ, जगदीश स्वामीनाथ ने इस मूवमेंट को चलाया था। क्या था? PPM, प्रोग्रेसिव पेंटर मूवमेंट, दैट इज अ प्रोग्रेसिव पेंटर एसोसिएशन। क्या किसके द्वारा बनाया गया था? केसीएस पन्नीकर। ठीक, चलिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहाँ थोड़ी थोड़ी बात करें, यहाँ देखिए जगदीश स्वामीनाथन दिया हुआ है, तो जगदीश स्वामीनाथन के लिए PPM है। और कब बना? 1970। कब बना? 1970। अवनीन्द्रनाथ टैगोर आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है ये। 1848 राजा रवि वर्मा ऑयल के लिए जाने जाते हैं, और लिथोग्राफी प्रेस के लिए, ऑलियोग्राफी के लिए विश्वविख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में हैं? तो जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं आपके गुजरात के अंतर्गत आती। कहाँ पे आती हैं? गुजरात के अंतर्गत आती हैं। जूनागढ़ किला, ठीक है, आप समझते हैं किले के अंतर्गत ही है। तो आप देखो कितना ये बौद्ध हैं, ठीक है, बौद्ध गुफाएं हैं। किस बेसिकली धर्म को डिनोट करती हैं? बौद्ध को, ठीक है, बौद्ध धर्म को। तो ये कैसी गुफाएं हैं? बौद्धिक गुफाएं हैं। कहाँ पे सिचुएटेड हैं? गुजरात के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? चामुंडा राय, ठीक है, नाम क्या था? चामुंडा राय। और एक मिनट, और जो आपका वंश था वो आपका था गंग वंश। गंग वंश के अंतर्गत चामुंडा राय ने इसका मूर्ति का निर्माण कराया था, जो कि बाहुबली एक आदमकद से भी ज्यादा ऊंची। ठीक है, चलिए, मौर्य वंश ये जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आप होगा तो फिर आप कंफ्यूज। शुंग वंश, प्रतिहार, कश्यप वंश, ये सारे वंश इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही 61.8 करोड़ में बिकी द स्टोरी टेलर पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है? ये मैंने ऑलरेडी पहले भी इसका जिक्र कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है अमृता शेरगिल जी। कौन है? अमृता शेरगिल, हल्दी ग्राइंडर्स के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, इन्होंने अपना सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाया था, जिनके लिए इनको अवार्ड भी मिला था 1932 का। ठीक है, अवार्ड 1932 का। अब ये है अमृता शेरगिल जी की, जो कि कब बिकी? 1937। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन हाल ही में, ठीक, 16.8 करोड़ में बिकी। किसकी बनाई हुई है? अमृता शेरगिल में कहानी सुनाते हुए महिलाएं। ठीक है, स्टोरी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपके लिए आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ईवी हेवल कोलकाता आर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य से पहले ये कहाँ के प्रधानाचार्य, कहाँ के प्रिंसिपल के रूप में हम इन्हें जानते हैं? तो ऑफ कोर्स मद्रास। ठीक है भाई, मुंबई पॉसिबल नहीं, दिल्ली पॉसिबल नहीं, लाहौर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है,
तो नहीं भी याद होगा तो मद्रास आर्ट्स कॉलेज में ये पहले प्रिंसिपल थे। अब आज का बुक आंसर क्वेश्चन है, चामुंडा देवी का वाहन ईवी हेवल की 5 बुक 1922 में, ठीक है, आर्टिस्ट कौन कौन पैदा हुए, एटलीस्ट कितने आंसर देने हैं, 7 कर लीजिए। 1922 में 7 आर्टिस्ट के नाम बताइएगा, इसी तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम विदा लेते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, लाइव क्लास के लिए बस रेडी रहिए, ठीक है। 6 बजे लाइव क्लास होगी और आप सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना, और कॉपी वैसे ही लेके रखिएगा कि 1 2 3 मार्किंग करिएगा और राइट आंसर टिक करिएगा और फटाफट आंसर करिएगा लास्ट में कि कितने में से कितने आपके प्रश्न सही हुए। ये एक तरीके का गेम है, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और कोशिश करिएगा कि पूरे में से पूरे ही सही हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।